एक तस्वीर बनाते हैं दिमाग में। जी। सुबह के 5 बज रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड है और एक आदमी उठकर जिम जा रहा है। बाहर से देखने में हम सब यही सोचेंगे कि ये इंसान फिटनेस का कितना बड़ा दीवाना है, कितना डिसिप्लिन्ड है। राइट, एक टिपिकल ऑब्जर्वर का नजरिया यही होगा। एग्जैक्टली। पर क्या हो अगर सच ये हो कि वो अपनी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि बचपन में किसी ने उसे मोटा कह दिया था, उस शर्मिंदगी और उस दर्द से भाग रहा है। एक्शन एक ही है, जिम जाना, लेकिन उसके पीछे का जो इंजन है ना, वो बिल्कुल अलग है। और यही इंजन वाली बात ही सबसे डार्क और अनकंफर्टेबल सच है ह्यूमन बिहेवियर का। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं है, हम उस छिपे हुए इंजन को डिकोड करना सीखेंगे। क्योंकि सच कहूं तो इंसान झूठ बोल सकता है, पर उसका सबकॉन्शियस रिएक्शन कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, और जब एक बार इस अंदरूनी इंजन को समझने का चश्मा पहन लिया जाए ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। फिर कोई सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो साफ साफ ये देख पाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलिए इस इंजन के बॉनेट को खोलते हैं। इंसान की फितरत किसी ऐसी किताब की तरह है जिसे लोग समझे बिना ही पढ़ने का दिखावा करते हैं। हमारे सोर्सेज के हिसाब से सिगमंड फ्रॉइड से लेकर आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस तक सब एक ही बुनियादी बात पर आकर रुकते हैं, पेन वर्सेस प्लेजर प्रिंसिपल। यानी इंसान के हर एक्शन के पीछे सिर्फ 2 ही ताकतें हैं। हाँ, या तो वो किसी दर्द से, किसी पेन से बचना चाहता है, या फिर वो कोई खुशी, कोई प्लेजर पाना चाहता है। बस यही 2 चीजें पूरे ह्यूमन बिहेवियर को चला रही हैं। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा ब्रेन ऐसे ही हार्डवायर्ड है। दर्द एक अलार्म सिस्टम है जो चीख कर कहता है कि यहाँ खतरा है, भागो। और खुशी एक रिवॉर्ड है जो बताता है कि ये सर्वाइवल के लिए अच्छा है, इसे और करो। किसी का भी कोई एक्शन उठाकर देख लीजिए, इंजन इन दोनों में से ही एक होगा। रुको, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर इंसान का दिमाग सिर्फ पेन से बचने और प्लेजर पाने के लिए ही बना है, तो फिर लोग जानबूझकर हॉरर फिल्में क्यों देखते हैं? या फिर वो इतना भयंकर तीखा खाना क्यों खाते हैं जिससे आंखों से पानी आ जाए? वहां तो वो खुद अपने लिए दर्द चुन रहे हैं ना। ये बहुत ही शार्प सवाल है, और यहीं पर न्यूरोसाइंस का सबसे इंटरेस्टिंग खेल शुरू होता है। देखो, जब कोई हॉरर फिल्म देखता है या बहुत तीखा खाना खाता है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसे एक असली खतरे की तरह ही प्रोसेस करता है। मतलब बॉडी लिटरली पैनिक मोड में चली जाती है। बिल्कुल। दिमाग के अंदर जो अमिगडाला होता है, जो हमारा फियर सेंटर है, वो खतरे का सिग्नल भेजता है। लेकिन तभी ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लॉजिक लगाता है कि रुको, ये खतरा असली नहीं है, तुम सेफ हो। ओह, तो वो दर्द सिर्फ एक इल्यूजन है। हाँ, और जब वो नकली दर्द या वो नकली खतरा खत्म होता है ना, तो ब्रेन एक बहुत बड़ा डोपामीन रश रिलीज करता है, यानी एक भारी मात्रा में खुशी। तो फंडामेंटली लोग हॉरर फिल्म उस डर के लिए नहीं, बल्कि उस डर के खत्म होने पर मिलने वाली रिलीफ और प्लेजर के लिए देख रहे होते हैं। क्या बात है, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही फ्लिप कर देने वाली बात हो गई। इंजन तो वही प्लेजर का ही रहा, बस उसने दर्द का मास्क पहन लिया। एग्जैक्टली। तो अगर रियल लाइफ में किसी का ये असल इंजन पहचानना हो, तो उसका साइकोलॉजिकल तरीका क्या है? इसका एक बहुत ही सटल और पावरफुल तरीका है। बातों ही बातों में किसी से बस कैजुअली ये पूछना चाहिए कि ये काम तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और मजे की बात यह है कि पूरा जवाब सुनने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला शब्द। हाँ, उनके जवाब का पहला शब्द ही उनका ब्लूप्रिंट रिवील कर देता है। जब लोग नेचुरली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो पहला वर्ड उनके अवचेतन मन की सच्चाई होता है। अगर वो कहते हैं कि मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, या मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर, तो इसका मतलब है कि उनका इंजन पेन से बचना है, वो फियर ड्रिवन है। राइट, वो बचाव की मुद्रा में है। पर अगर वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं, या मेरा सपना है कि, तो उनका इंजन प्लेजर पाना है, वो ग्रोथ ड्रिवन है। ये तो बिल्कुल एक गाड़ी की एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह हो गया। प्लेजर एक एक्सेलरेटर है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, और पेन एक ब्रेक है जो आपको किसी चीज से दूर धकेल रहा है। रिलेशनशिप्स या ऑफिस पॉलिटिक्स में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता होगा? बहुत गहरा असर होता है इसका। जो इंसान पेन ड्रिवन होता है, वो रिलेशनशिप में भी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचता है। वो किसी भी बहस में आते ही अग्रेसिव या डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा एक थ्रेट फील कर रहा होता है। उसे सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए होती है। हाँ, और इसके उलट जो इंसान प्लेजर ड्रिवन होता है, वो फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड रहता है। उसे रिश्ते में ठहराव या स्टैग्नेशन से डर लगता है। सोचिए, अगर एक पार्टनर पेन ड्रिवन है और दूसरा प्लेजर ड्रिवन,
तो एक छोटी सी वेकेशन प्लान करने पर भी उनकी कितनी भयंकर लड़ाई हो सकती है। पैसे खर्च होने के डर से भागेगा और दूसरा नए एक्सपीरियंस ना मिलने से फ्रस्ट्रेट होगा। बिल्कुल, दोनों का इंजन आपस में टकरा रहा है। ये बहुत रिलेटेबल है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर किसी से नॉर्मल बातचीत हो रही हो और अचानक किसी एक टॉपिक पर वो इंसान हद से ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, जिसको हम आम भाषा में ओवर रिएक्ट करना कहते हैं, तो क्या बातों बातों में उनका कोई पुराना घाव ट्रिगर हो गया है? 100% सच। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गोल्डन रूल है, ओवर रिएक्शन हमेशा एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। जब कोई किसी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा तमाशा कर दे तो वो उस मौजूदा सिचुएशन पर रिएक्ट कर ही नहीं रहा होता, वो अपने किसी पुराने अनसुलझे दर्द पर रिएक्ट कर रहा होता है। हाँ, वो उनका कोई ऐसा दुखता हुआ हिस्सा है जिसे अभी तक हील नहीं किया जा सका है। लेकिन यहाँ हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत डार्क वार्निंग भी दी गई है। कैसी वार्निंग? जब हम इस डीप साइकोलॉजी को समझते हैं और लोगों के इंजन को डिकोड कर लेते हैं, तो इस पावर का यूज उन्हें समझने और बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए होना चाहिए। इसका इस्तेमाल कभी भी उनके दर्द का फायदा उठाने या उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो आखिरकार अपना सारा ट्रस्ट खो देते हैं। बिल्कुल, वो इंसान लॉन्ग टर्म में पूरी तरह अकेला रह जाता है। ये बहुत जरूरी उसूल है। चलिए, अब यहाँ से इस एनालिसिस को एक लेवल और डीप ले जाते हैं। अगर इंसान का कोर इंजन सिर्फ पेन और प्लेजर ही है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में पले बड़े दो भाई बहन या एक ही स्कूल के दो दोस्त इतने अलग होते हैं? स्ट्रेस आने पर एक इंसान छुप जाना चाहता है और दूसरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत ही तार्किक डाउट है। अगर इंजन एक ही है तो गाड़ियां अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रही हैं? इसका जवाब है उनका हार्डवेयर। और इस हार्डवेयर को समझने के लिए साइंस ने हमें द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल दिया है, जो कि कोई रैंडम थ्योरी नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन ब्लूप्रिंट है। राइट। इसमें 5 मेन ट्रेट्स होते हैं जो तय करते हैं कि किसी इंसान का नर्वस सिस्टम दुनिया को कैसे प्रोसेस करेगा। तो इस हार्डवेयर को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला ट्रेट है ओपननेस, यानी खुलापन। सोर्सेस के हिसाब से इसका मतलब बातूनी होना नहीं है। ये इस बारे में है कि कोई इंसान नए एक्सपीरियंसेस के लिए कितना तैयार है। जो लोग इसमें हाई होते हैं, उन्हें नई जगह, नया खाना, सब कुछ नया ट्राई करना होता है। और जो लो होते हैं, उन्हें वही पुराना रेस्टोरेंट और वही बोरिंग रूटीन पसंद होता है। हाँ, उन्हें बदलाव से डर लगता है। और यहाँ इस क्यों को समझना जरूरी है। लो ओपननेस वाले लोगों का दिमाग किसी भी नए आइडिया या बदलाव को एक अननोन थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो मतलब अगर किसी ऐसे मैनेजर को कोई नया आइडिया बेचना हो जो चेंज से घबराता है, तो उसे ये मत बोलो कि ये कितना रेवोल्यूशनरी है, उसे ये बताओ कि ये कितना सेफ और टेस्टेड है। एग्जैक्टली। ये एक मास्टर स्ट्रोक है ऐसे लोगों से डील करने का। कमाल है। दूसरा ट्रेट है कॉन्शियसनेस, यानी जिम्मेदारी और काम करने का तरीका। जो इसमें हाई होते हैं, उनका डेस्क एकदम साफ रहता है, डेडलाइन से पहले काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो लो होते हैं, वो आखिरी मिनट तक काम टालते हैं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि वो बस आलसी है? नहीं, यही सबसे बड़ा मिथ है जो हमने बना रखा है। लो कॉन्शियसनेस का मतलब आलसी होना नहीं है। इनके ब्रेन की वायरिंग ऐसी होती है कि एक बहुत सख्त रूटीन में इनका दिमाग डोपामीन पैदा ही नहीं कर पाता। तो उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आखिरी मिनट के प्रेशर और उस एड्रेनलिन रश से। जब डेडलाइन बिल्कुल सिर पर आती है, तब उनका सिस्टम एक्टिवेट होता है। और अक्सर ऐसे लोग उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल लाते हैं। तो ये उनका आलस नहीं, उनके काम करने का डिफॉल्ट तरीका है। ये नजरिया सच में बहुत गलतफहमियों को दूर कर सकता है। तीसरा ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म, यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इसमें जो हाई होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर ऐसे हाइपर हो जाते हैं जैसे दुनिया ही खत्म होने वाली हो। हाँ, क्योंकि उनका अलार्म सिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। अगर हम पुराने जमाने के बारे में सोचें, तो जिस इंसान ने झाड़ियों के हिलने की आवाज को सबसे बड़ा खतरा माना और भाग गया, वो जिंदा बचा। न्यूरोटिक लोग उसी इंसान के डिसेंडेंट्स हैं। उनका रडार हमेशा ऑन रहता है। बिल्कुल। ऐसे लोगों को हमेशा स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। इनके साथ डील करते वक्त अचानक कोई सरप्राइज या आखिरी मिनट का चेंज देना बहुत बड़ा रिस्क है। समझ गया। चौथा ट्रेट है एग्रीएबलनेस। जो लोग हाई एग्रीएबल होते हैं, वो कभी किसी को ना नहीं बोल पाते। उन्हें बस शांति बनाए रखनी है, और इसी वजह से कई बार उनका बहुत बुरी तरह इस्तेमाल भी हो जाता है। राइट। पर मेरी क्यूरियोसिटी लो एग्रीएबलनेस वालों को लेकर है। क्या ऐसे लोगों को सोसाइटी अक्सर रूड और बदतमीज का टैग दे देती है,
जबकि वो बस ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। ये बहुत ही सॉलिड ऑब्जर्वेशन है। हमारी सोसाइटी इमोशंस को लॉजिक से ऊपर रखती है, पर लो एग्रीएबल लोगों के लिए सच और फैक्ट सबसे ऊपर होते हैं। वो बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलते। तो अगर इनसे कोई काम करवाना हो तो कोई इमोशनल स्टोरी काम नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं, उन्हें सिर्फ हार्ड फैक्ट्स और नंबर्स चाहिए। और आखिरी ट्रेट है एक्स्ट्रोवर्जन। सोर्सेज में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये सिर्फ शर्मीले या बातूनी होने का खेल नहीं है। ये इस बारे में है कि कोई इंसान अपनी बैटरी कैसे चार्ज करता है। राइट, ये बेसलाइन अराउजल का कॉन्सेप्ट है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके दिमाग में अराउजल या उत्तेजना का लेवल डिफॉल्ट रूप से बहुत हाई होता है। इसीलिए जब वो किसी पार्टी या बहुत ज्यादा शोर में जाते हैं तो उनका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। हाँ, वो ड्रेन्ड फील करते हैं। उन्हें बैटरी चार्ज करने के लिए अकेलेपन की शांति चाहिए। और इसके उलट एक्स्ट्रावर्ट्स का डिफॉल्ट अराउजल लो होता है, इसलिए उन्हें खुद को जिंदा और नॉर्मल महसूस करने के लिए बाहरी शोर और लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये बिग 5 ट्रेट्स तो वो ब्लूप्रिंट हो गए जो लोग दुनिया को दिखाते हैं, जो उनके रोजमर्रा के बर्ताव में झलकता है। लेकिन इंसान की उस सच्चाई का क्या, जिसे वो दुनिया से तो छोड़ो खुद से भी छुपा लेता है? उस डार्क कोने का क्या जहां कोई रोशनी नहीं जाती? और यहाँ से साइकोलॉजी का सबसे मिस्टीरियस और गहरा चैप्टर शुरू होता है। कार्ल जंग ने इसे द शैडो सेल्फ कहा था। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना बुरा है, स्वार्थी होना गलत है। तो इंसान अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों को जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, अपने ही अंदर कहीं बहुत गहराई में दफना देता है। पर वो उन्हें मिटा तो नहीं पाता ना? नहीं, वो सिर्फ उन्हें मास्क कर लेता है। लेकिन जब इंसान पर बहुत भारी प्रेशर पड़ता है, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है या उसका कंट्रोल टूटता है, तब वो शैडो सेल्फ अचानक से उस मास्क को फाड़कर बाहर आ जाता है। हमारे सोर्स में इसका एक बहुत ही शानदार ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ा एग्जाम्पल है। मान लो एक मैनेजर है जो खुद को हमेशा एक टीम प्लेयर बताता है, कहता है कि मेरी टीम ही मेरी फैमिली है। लेकिन एक दिन मीटिंग में कोई जूनियर एम्प्लॉय उसे सबके सामने फैक्ट्स के साथ गलत साबित कर देता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और अचानक वो कूल मैनेजर एकदम से अग्रेसिव और बचाव की मुद्रा में आ जाता है, और उसके बाद से वो उस जूनियर के हर आइडिया को इग्नोर या रिजेक्ट करने लगता है। यही शैडो सेल्फ का बाहर आना है। उस मैनेजर ने अपनी इनसिक्योरिटी और पावर खोने के डर को एक सपोर्टिव बॉस के नकाब के पीछे छुपाया हुआ था, लेकिन उस पब्लिक एम्बैरेसमेंट ने उसका कंट्रोल तोड़ दिया और उसकी असली परछाई को दुनिया के सामने ला दिया। पर अगर हमें किसी इंसान को समझना हो तो हम उसके तनावग्रस्त होने या ब्रेकडाउन होने का इंतजार तो नहीं कर सकते। सोर्स में इस परछाई को पकड़ने के लिए माइक्रो रिएक्शंस का जिक्र किया गया है। हाँ, वो रिएक्शंस जो आधे सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं, जिन्हें इंसान का दिमाग चाहकर भी छुपा नहीं पाता। और इन्हें ट्रिगर करने के जो तरीके बताए गए हैं वो बहुत डेंजरस फील होते हैं। जैसे पहला तरीका, किसी के उस एरिया में अचानक से तारीफ कर देना जहां वो असल में इनसिक्योर महसूस करते हैं। अगर वो सच में कॉन्फिडेंट है तो वो उस तारीफ को बहुत नॉर्मली लेंगे, पर अगर वो अंदर से डरे हुए हैं और बस कॉन्फिडेंस फेक कर रहे हैं तो वो उस अनएक्सपेक्टेड तारीफ पर या तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे या पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो आधे सेकंड का माइक्रो रिएक्शन पूरी कहानी खोल देगा। दूसरा तरीका है बातचीत के बीच में अचानक से उनके किसी राइवल या कंपेटिटर का नाम ड्रॉप कर देना। उस वक्त पलकों का तेज झपकना या जबड़े का हल्का सा कसना, वही उनकी सच्चाई है। और तीसरा तरीका तो सबसे ज्यादा इंटेंस है, साइलेंस, खामोशी। मुझे पर्सनली ये ह्यूमन कम्युनिकेशन का सबसे साइकोलॉजिकली पावरफुल हथियार लगता है। किसी गहरी बात के बाद बस चुप हो जाइए। लोग इस अजीब सी खामोशी से इतना पैनिक कर जाते हैं कि इसे भरने के चक्कर में वो अक्सर वो सच उगल देते हैं जो उन्हें कभी नहीं बोलना था। ये एकदम किसी ट्रूथ सीरम की तरह काम करता है। पर दिमाग इस शांति से इतना डरता क्यों है? इसके पीछे फिर से हमारा एंशिएंट दिमाग है। हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था तो बातचीत और शोर शराबा ये सिग्नल देता था कि सब सेफ है। अगर अचानक सन्नाटा छा जाए तो इसका मतलब था कि या तो कोई जंगली जानवर आसपास है या फिर कबीले के लोग आपसे नाराज हैं। और कबीले से निकाले जाने का सीधा मतलब था मौत। राइट। इसलिए आज भी जब दो लोगों के बीच अचानक खामोशी छा जाती है तो हमारा दिमाग उसे एक थ्रेट मानता है और उस टेंशन को खत्म करने के लिए इंसान बिना सोचे समझे ओवर शेयर करने लग जाता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि दूसरों की परछाई ढूंढने से पहले खुद के इस शैडो सेल्फ को जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो इंसान अपनी परछाई को नहीं जानता
वो हमेशा अपनी उन कमियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता रहता है। अगर किसी के अंदर खुद बेईमानी छिपी है तो उसे पूरी दुनिया बेईमान ही नजर आएगी। जो खुद के शैडो को जान लेता है उसे कोई दूसरा इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये बहुत ही डीप पॉइंट है। तो हमने इंजन को समझ लिया, बिग 5 से हार्डवेयर भी डिकोड कर लिया और शैडो सेल्फ का डार्क रूम भी देख लिया। अब इस डीप डाइव के फाइनल स्टेज पर आते हैं। इन सब के बाद आखिर कोई इंसान अपनी जिंदगी को ले कहाँ जाना चाहता है? ये हमें इंसान के अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, स्टेटस वर्सेस सिक्योरिटी। दुनिया का हर इंसान सबकॉन्शियसली इन दोनों में से किसी एक मंजिल की तरफ भाग रहा है। तो पहले बात करते हैं स्टेटस सीकर की, यानी रुतबा चाहने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स गिनाते हैं, बड़े ब्रांड्स फ्लॉन्ट करते हैं। इनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? इनका सबसे बड़ा फोबिया है इनविजिबल या महत्वहीन हो जाना। इन्हें लगता है कि अगर इनके पास पावर नहीं होगी तो दुनिया इन्हें भूल जाएगी। तो इनसे डील कैसे किया जाए? ऐसे लोगों के साथ काम करते समय पब्लिक में उनकी तारीफ करना एक बहुत बड़ा हैक है। उनके ईगो को वैलिडेट करना होता है। लेकिन अगर किसी ने भूल से भी इन्हें इग्नोर कर दिया तो ये सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि चोट सीधे इनकी आइडेंटिटी पे लगती है। और दूसरी तरफ होते हैं सिक्योरिटी सीकर्स, जिन्हें कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए। ये शांति और स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनका सबसे बड़ा डर अनसर्टेनिटी है। राइट, ये नहीं चाहते कि लाइफ में अचानक कोई बदलाव आए। इनके साथ डील करते वक्त हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, सरप्राइजेस नहीं देने चाहिए। अगर इन्हें फील हो जाए कि आप एक सेफ इंसान हैं, तो ये सबसे लॉयल साबित होते हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना कि वो स्टेटस सीकर है या सिक्योरिटी सीकर। सोर्स में से पहचानने का एक बहुत ही अचूक सवाल दिया गया है। बस सामने वाले से कैजुअली पूछिए कि तुम्हारी आइडियल लाइफ कैसी होगी, और अगर जवाब में लेगेसी, इम्पैक्ट, दुनिया को बदलना या सबसे ऊपर होना जैसे शब्द आते हैं तो वो स्टेटस सीकर है। और अगर जवाब में शांति, परिवार, सुकून या सिर्फ एक शब्द आए, काफी है, यानी इनफ, तो वो डेफिनेटली सिक्योरिटी सीकर है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि सिर्फ एक शब्द काफी है, किसी इंसान का पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिकोड कर सकता है। क्या रुतबा चाहने वालों की डिक्शनरी में कभी ये इनफ वर्ड होता भी है? सच कहूं तो कभी नहीं। स्टेटस सीकर के लिए कभी कुछ काफी नहीं होता। एक मंजिल मिलने के बाद उन्हें तुरंत दूसरी चाहिए होती है। जब हम इन आखिरी मंजिलों को समझ लेते हैं ना, तो हम लोगों की सुपरफिशियल बातों के पार देख पाते हैं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक जगह समेटें, हर इंसान या तो किसी दर्द से भाग रहा है या किसी खुशी की तरफ दौड़ रहा है। उसका बिग 5 पर्सनालिटी उसका वो हार्डवेयर है जो वो दुनिया को दिखाता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस आने पर उसका असली शैडो सेल्फ बाहर आ जाता है, और अंत में उसकी सारी जद्दोजहद सिर्फ स्टेटस पाने या सिक्योरिटी बचाने के लिए होती है। और ये सारी साइकोलॉजिकल नॉलेज इसीलिए अहम है क्योंकि ये हमें एक बहुत गहरी क्लैरिटी देती है। हम लोगों के बिहेवियर पर रिएक्ट करने के बजाय उसके पीछे का पैटर्न समझ पाते हैं। बिल्कुल। तो इस एपिसोड को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटेंस विचार सामने आता है जो इन सोर्सेस से ही निकला है। सोचिए जरा, अगर इंसान वही है जो दुनिया से छिपाता है, तो जब हम दूसरों की परछाई ढूंढने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो रहे होते हैं, उनके माइक्रो रिएक्शंस को डिकोड कर रहे होते हैं, तो क्या उस वक्त हम अनजाने में खुद का ही शैडो सेल्फ बाहर नहीं ला रहे होते? दूसरों को कंट्रोल और डिकोड करने की ये चाहत क्या हमारी अपनी ही इनसिक्योरिटी का हिस्सा तो नहीं है? लिए एक सेफ जगह की तलाश कर रहा है। ये नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा सब कुछ। और अगर किसी ने आज इस डीप डाइव से इंसान को एनालाइज करना सीखा हो, तो कमेंट सेक्शन में डी कोडा जरूर लिखना।